कि जैसे जैसे मेरा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। कब तक इंक्रीज होगी? जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ना आए। जैसे ही मेरा जो ब्लॉक है वो हिलना शुरू हो जाता है, जब वो हिलना शुरू हो जाता है तो मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। हुसैन जी, कोई डाउट? नहीं सर, समझा। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं यार। एक फॉर्मूला तो ये है कि, अच्छा हाँ, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैं जब फ्रिक्शन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो पहला जो फॉर्मूला मेरे पास है वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होने वाली है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स जो है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज म्यू एस इंटू एन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये वाली जो मेरी फ्रिक्शन है, ये वाली जो मेरी फ्रिक्शन है, इसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू के इंटू एन। और दोनों केसेस में एन क्या है? एन है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको कि मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। हुसैन जी, को डाउट? नहीं सर, समझा। ओके। अब यार दो तरह के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। पहला जो न्यूमेरिकल करेंगे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के न्यूमेरिकल होंगे। उसमें आप इस साइड से फोर्स लगाएंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी जो फोर्स आप लगा सकते हैं वो दो तरह की फोर्स लगा सकते हैं। एक जो फोर्स है, एक्चुअली दो या तीन तरह की फोर्स लगा सकते हैं। वो एज पर द न्यूमेरिकल्स आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या रहा है। एक फोर्स आप ऐसे लगा सकते हैं, दूसरी जो फोर्स है आप एट एन एंगल लगा सकते हैं। हुसैन जी, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। ये भी एक अप्लाइड फोर्स है, ये भी एक अप्लाइड फोर्स है, एंड ऑफ कोर्स ये भी एक अप्लाइड फोर्स है। हुसैन जी, डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ सर। यार इसमें यू आर पुशिंग हॉरिजॉन्टली, इसमें यू आर पुशिंग एट एन एंगल, इसमें यू आर पुलिंग एट एन एंगल, एंड इसमें यू आर पुलिंग हॉरिजॉन्टली। चिराग जी, बात समझ आई? यस सर। ये चारों केसेस में जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है, वो आपको थोड़ा सा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो ये जो केसेस बनते हैं, ये बनते हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक है, उसको आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एट एन एंगल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, वो सब आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि आप जब इसको इस साइड पुश कर रहे हैं तो इम्पेंडिंग मोशन इसी साइड है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस साइड होगी। हुसैन जी, बात समझ आई? हाँ सर। बट इसमें भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी है वो भी थोड़ा आपको ये सेट करना पड़ेगा कि जस्ट बिफोर, अगर आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। यहां तक आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, यहां तक जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, ये वाली अप्लाइड फोर्स पे जाके आपका जो बॉक्स है वो मूव करना, मतलब इट विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। हुसैन जी, बात समझ आई? हाँ सर, समझा। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और डिटेल में समझ आ जाएगा। बट मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो चीजें ये बता रहा हूँ कि अगर ये जस्ट अबाउट टू मूव है तो मतलब दिस इज द, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे आएगी, एफ एस मैक्स से आएगी। बट अगर ये ऑलरेडी मूव करना शुरू हो गया, मतलब स्लाइड करना शुरू हो गया, फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा एफ के। रेहान जी, कोई डाउट? नहीं सर। एक और केस जो बनता है, ये तो हॉरिजॉन्टल केस वाला, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला केस बनता है। एक और जो न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे वो बनेंगे एट एन इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड में भी जो केसेस बन सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा है, ये सब तामझाम तो आप जितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बट ब्रॉडली इसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए वो ये है कि आप इसको ऊपर की साइड पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो इस साइड एक्ट करेगी। इसमें एक और जो सिंपल केस बनता है वो ये बनता है कि कोई पुश ही नहीं है, देयर इज नो पुश। बट आपको ये तो समझ आ रहा है, ये भी हम पहले एक बार बात कर चुके हैं कि mg जब नीचे लग रहा है, mg जब नीचे चल रहा है तो आपको पता है कि mg का एक कंपोनेंट तो यहां पर है जो कि mg cos थीटा है, ये एंगल थीटा है, और एक एंगल ये है mg sin थीटा।
अब ये जो mg sin थीटा है वो हमेशा इस बॉक्स को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये mg sin थीटा तो यार हमेशा रहेगा। जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे, कहने का मतलब ये वाला जब आप इंक्रीज करेंगे, प्लेन को ऊपर लेके जाएंगे, तो mg sin थीटा का जो फैक्टर है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आपकी सरफेस पे, बेसिकली सरफेस मतलब ये वाली सरफेस पे और ये वाली सरफेस पे, दोनों सरफेसेस की इंटरेक्शन पे, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा को कब तक रेजिस्ट करके रख सकती है। हुसैन जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर समझ आ रहा है। रेवान जी कोई डाउट? मिस्टर रेवान कोई डाउट? अब्बास जी कोई डाउट? नहीं सर। तो आपकी अगर आप फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तो इंक्लाइंड प्लेन पे एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि ये जो mg sin थीटा है वो तो हमेशा खड़ी है आपके ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करने के लिए, उसको मोशन में देने के लिए। कोई डाउट? यस सर। नहीं सर, नो डाउट। क्योंकि बिफोर वी बिगिन द न्यूमेरिकल्स मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देना चाहता हूँ। अच्छा, तो ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने फोर्स उस पर लगाई है, तो जो फ्रिक्शन है वो इस साइड लगेगी, मतलब आपने जो फोर्स लगाई है वो ये है तो फ्रिक्शन लगेगी इस साइड। बट ब्लॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स ये जो नीचे जाएगा, अगर कोई फोर्स नहीं भी है तो ये तो mg sin थीटा हमेशा है, ये वाला mg sin थीटा। और हो सकता है कि आप ऊपर से भी फोर्स लगा रहे हो, वो जो फोर्स लगेगी वो इसमें जाके ऐड हो जाएगी। और इनको रेजिस्ट करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? ये फ्रिक्शनल फोर्स बैठी है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर समझा। और एक सर बात आई और, विल जॉइन अगेन 2 मिनट्स। ओके जी सर जी, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम। और एक और चीज जो आपको समझनी है स्टैंडिंग, वो ये समझनी है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास m है, तो ये जो आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं और इसका जो मास m है, उसकी जो एक्सेलरेशन, लेट अस अज्यूम निग्लिजिबल या जीरो फ्रिक्शन मान लीजिए, चलिए। तो अब ये फोर्स की वजह से, ये अप्लाइड फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होती वो होती F/m। बट क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक फ्रिक्शन लगती है, एंड लेट अस अज्यूम की बॉडी इज स्लाइडिंग, मूविंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, तो जो एक्सेलरेशन बिल्टअप होगी वो कितनी होगी? F माइनस एफ के अपॉन m। जैन जी डाउट? सर सर शर्माइए थोड़ा मत। लास्ट वो हाँ नहीं समझ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, शर्माइए मत, क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं हाँ आएगा। हाँ हाँ मुझे अभी समझा वो नेट सर चार्ज नेट हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आगे समझ नहीं आएगा तो अभी पूछो, शर्माओ मत। हाँ यार केस वन में ऐसा है, आप इसको ऐसे ही देख सकते हो कि जितनी फोर्स आपने लगाई, ये जितनी अप्लाइड फोर्स आपने लगाई थी वो सारी की सारी मास पे लगी, और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन से आपका जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है। जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, ऐसे मान लीजिए यार, सबसे सिंपल केस मान लीजिए, ये स्टील का ब्लॉक है, स्टील का ब्लॉक है और ये स्टील की सरफेस है, तो दोनों पॉलिश सरफेसेस हैं, तो आपको पता है कि आप फोर्स लगाओगे तो फर्स्ट क्लास आपका जो ब्लॉक है वो फर्स्ट क्लास भागेगा। बट यही मान लीजिए, केस 2 में ये मान लीजिए कि ये आपका रबर का ब्लॉक है और नीचे आपका वुड है, तो आपको समझ आ रहा है कि आपकी जो फोर्स है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसमें एक कंपोनेंट तो काइनेटिक फ्रिक्शन को
काइनेटिक फ्रिक्शन को संभालने में आ रहा है। मिस्टर यॉन डाउट है? मिस्टर यॉन डाउट है? मुझे डाउट है? नहीं सर, नहीं, अभी समझ आ रहा है। तो ये वाली दादा, ये वाली जो फ्रिक्शन है ना, इसको मैं A1 बोल देता हूँ। A1 फ्रिक्शन है, A1 एक्सेलरेशन है विदाउट फ्रिक्शन, और A2 एक्सेलरेशन जो है, A2 एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन तब होगी जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। चिराग जी, कोई डाउट है? नहीं सर। तो यहां से एक चीज और समझ आ जानी चाहिए कि आपने ये ब्लॉक पे आप ये फोर्स लगा रहे हो, अब काइनेटिक फ्रिक्शन ये बाजू लग रही है आपकी। अब आपने क्या किया, जो आपकी फोर्स है, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको लगाना बंद कर दिया। तो आपकी जो अब एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, -Fk/m। और ये माइनस का मतलब मिस्टर चिराग क्या है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। हुसैन जी, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये अब जो है ये अब रिटार्डेशन है। हाँ सर, हाँ। बेसिकली आपके ब्लॉक को आपने एक फोर्स लगा के छोड़ दिया। अब ये तो मूव बेचारी कर रही है, ये फोर्स लगनी बंद हो गई है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो लग रही है। तो इसकी जो रिटार्डेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -Fk/m। डाउट है? सर यहाँ पे जब भी हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी स्टार्टिंग में एफएस नहीं ऐड करेगा? हाँ हाँ लगेगा यार। हाँ, ये वाला जो केस कर रहा हूँ ना, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये वाला केस में मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ कि जो बॉडी है दैट इज ऑलरेडी मूविंग, बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन। हुसैन, बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी समझा, अभी समझा। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ देखिए, फिर से देख लीजिए। मैंने आप ये पेज में 2 एग्जांपल्स लिए हैं। क्या एग्जांपल्स लिए हैं फिर से सुन लीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ऑलरेडी इन मोशन है। ऑलरेडी इन मोशन है। ऑलरेडी इन मोशन मतलब मैंने एफएस का कोई तामझाम की जरूरत ही नहीं। तो मैं यहाँ एफ लगा रहा हूँ। ये जो है ये निग्लिजिबल फ्रिक्शन वाला केस है, स्टील वाला। तो मैं जितना भी एफ लगा रहा हूँ यार इस एम पे, वो सारा का सारा मुझे एक्सेलरेशन दे रहा है। कितनी? F/m। हुसैन, समझ आया? हाँ सर, समझा। बट दूसरे केस में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इन मोशन है, ऑलरेडी इन मोशन है। आप जो एफ लगा रहे हो उसको हमेशा एक एफ के अपोज कर रहा है, और क्योंकि वो अपोज कर रहा है तो जो नेट एक्सेलरेशन मिलने वाली है आपको ब्लॉक को, वो कितनी मिलने वाली है, F - Fk -Fk अपॉन m। तो ये केस 1 है, ये केस 2 है। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि अगर मैं ये फोर्स लगानी बंद कर दूं तो एक रिटार्डेशन फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। कितनी? -Fk अपॉन m। सर, नहीं समझना? समझा सर। न्यूमेरिकल करेंगे और समझ आ जाएगा, चिंता मत। सिराजी, वो डाउट? नहीं सर। ओके, एक चीज और बता रहा हूँ कि ये इंक्लाइंड सरफेस पे भी देख लीजिए, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो और चिंता और आपको परेशानी ना हो। देखिए, ये आपका ब्लॉक होगा, ये mg, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट mg sin थीटा, तो हमेशा होने वाला है। हुसैन, बात समझ आई? हाँ सर। लेट अस अज्यूम, अच्छा हाँ सॉरी, मैं एक चीज यहाँ डालना भूल गया। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा होगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दादा, इस केस में वो mg cos थीटा के इक्वल है। इस केस में
जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के इक्वल है। अब थोड़ा सा समझिए, अगर मैं थोड़ा सा समझिए, मैंने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, ये मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और जो ब्लॉक है वो भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। ब्लॉक मूविंग अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगी, कोई डाउट है? नहीं अपोज सर। अपोज करेंगे ना, नहीं सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। हुसैन कोई डाउट है? नहीं सर, समझ रहा है। ओके, तो अब देखिए, अब इस केस में जो इशू बनता है वो ये बनता है कि ये मेरी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। mg को मैं रिप्लेस किससे कर चुका हूं? mg cos थीटा से और mg sin थीटा से। थोड़ा इसे अपनी लाइफ इजी करने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा चीजें दिख रही हैं, तो मैं mg को निगलेक्ट कर देता हूं। तो देखिए, एक इक्वेशन बनी ये कि जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल है? वो mg cos थीटा के इक्वल है। ये जो बैलेंस है, एक लेक्चर में पहले भी हमने बात की थी, ये आपने जो बैलेंस, ये जो आपका जो फ्रेमवर्क है वो अब आपने ऐसा इंक्लाइन पे रखा हुआ है। हमने अभी जो किया n इज इक्वल टू mg cos थीटा, वो तो इस एक्सिस पे हमने बैलेंस कर लिया। दूसरे एक्सिस पे हमारी जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी लग रही हैं? जो mg sin थीटा है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगी हुई है, और जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है। हुसैन जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, समझा। चिराग जी कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर। अब ये फोर्स लगी हुई है ऊपर की तरफ। लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि फाइंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो जो अपवर्ड एक्सेलरेशन होगी ज्यादा, वो किसकी वजह से होगी? एफ तो आप फोर्स लगा रहे हो, उसमें वो जो एफ है वो किसको किसको, वो जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो बेचारी इसको और इसको संभालेगी, डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपके ब्लॉक की ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन बनेगी। हुसैन जी कोई डाउट है? सर एक नहीं डाउट है। सर। चिराग जी बोलिए। सर mg sin थीटा प्लस एफ के होना चाहिए था ना? बस एफ के होना चाहिए सर, क्योंकि मैंने एम लिखा था। Yes, हुसैन आप समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये जो अपवर्ड फोर्स मेरी लग रही है ना, ये अपवर्ड फोर्स पे अपवर्ड अपवर्ड फोर्स का mg sin थीटा और एफ के जो है वो इफेक्ट तो निकल जाता है। तो फाइनली जो m को एक्सेलरेशन मिलेगी वो इतनी मिलेगी ना। यार कोई डाउट आ रहा? नहीं सर। नहीं सर, समझ आ रहा है। रेवन जी समझ आ रहा है नहीं यार? जी सर, समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ना आपको कई बार थोड़ा लॉजिक से समझिए, क्योंकि इनिशियली ना यार जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा करती हैं। थोड़ा लॉजिक भी साथ में रखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब लेट अस अज्यूम कि आपको देखना है कि ये इक्वेशन करेक्ट भी है कि नहीं है। लेट अस अज्यूम कि हमें इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे आप इसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिए। अच्छा, वैलिडिटी, हाँ चलिए पहले मैं आपको वैलिडिटी चेक करा देता हूँ। वैलिडिटी चेक करने के लिए अगर मैं थीटा को 0 डालता हूँ और अगर एफ के को मैं 0 डालता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनती है? ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। क्या ये ठीक बात है मिस्टर चिराग? यस सर। चिराग जी क्यों ये ठीक बात क्यों है? सर क्योंकि जब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन सर एफ के तो फिर भी होगा ना? भाई साहब वही बता रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा समझिए। चलिए ठीक है, ठीक है चिराग, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ गया। आप ऐसे कर लीजिए,
चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। एफ के जो है, चलिए ठीक है, ये इसको 2 मिनट होल्ड पे रखिए, मैं इतनी देर इसको क्रॉस मार देता हूँ। अभी इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैं सोच चिराग में वैलिड डाउट पूछा है, मैं इसको क्रॉस मार देता हूँ। ओके, एफ के जो है वो म्यू के एन के इक्वल है, यस सर नो सर? Yes, sir. Yes, sir. एफ के जो है वो म्यू के एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से मिल रही है, वो क्या है? एफ जी कॉस थीटा। चिराग जी ठीक है, Yes, sir. समझ आ रही? उदयन जी कोई डाउट? नहीं सर, समझा। तो एक्सेलरेशन, चिराग जी आपका ही डाउट क्लियर कर रहा हूँ, आपका बिल्कुल वैलिड डाउट है। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे अब लिख देता हूँ, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा होल अपॉन एम। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर। ओके, अब ऐसा करता हूं, मिस्टर चिराग का डाउट निकालने के लिए अब मैं एफ के को 0 नहीं डालता, मैं अब क्या बोलता हूं, म्यू के 0, ठीक है चिराग जी? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. या इसमें भी अगर डाउट है तो मैं फिर ये बोल देता हूं कि इग्नोर फ्रिक्शन, इग्नोर फ्रिक्शन, मैं ये लिख देता हूं, ठीक है? Yes, sir. आप बोलोगे कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, तो इग्नोर फ्रिक्शन। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अगर थीटा 0 हो, थीटा 0 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन 0 हुई तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास हाँ क्या सर। बचेगा? एक्सेलरेशन इज F/m। फोर्स अपॉन एम। Yes, sir. So this is a valid equation. It is a Yes. equation. It is a equation which is saying that horizontal plane में m मास का एक ब्लॉक जिसको फोर्स F लगाई है और जो सरफेसेस है उनमें निग्लिजिबल एक्सेलरेशन है, वो किस एक्सेलरेशन, सॉरी निग्लिजिबल फ्रिक्शन है, वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा? वो F बाय m एक्सेलरेशन से जाएगा। हुसैन जी लॉजिक समझ आया नहीं है? हाँ सर। तो इक्वेशन जब बनाएंगे, अगर आंखें खोल के इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, और वैलिडिटी अगर चेक करते रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और मिस्टर रेहान, मिस्टर हुसैन, ये सारा जितना भी तामझाम है वो आपकी बुक में इग्नोर किया हुआ है उन्होंने, बट सिलेबस में तो है। हाँ सर, ठीक है। रेहान जी बात समझ आ रही? तो दो तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं, जिसमें ब्रॉडली 2 तरह की बाइफर्केशन होती है। जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, और बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है। और इंक्लाइंड प्लेन में जब मूव करती है तो भी 2-3 तरह के केसेस बन जाते हैं। जब हॉरिजॉन्टल पे मूव करती है तो भी 2-3 तरह के केसेस बन जाते हैं, बट जो बेसिक प्रेमिसेस है फ्रिक्शन का वो तो सेम ही है। ये जो बेसिक से छोटे छोटे से इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इससे काम चल जाता है। और तीसरी जिसकी जरूरत पड़ती है वो 2 छोटे छोटे वर्ड्स हैं। एक वर्ड है इंपेंडिंग मोशन और दूसरा वर्ड है रिलेटिव मोशन। चिराग जी बात समझ आई? Yes, sir. रिलेटिव मोशन का मतलब हमने लास्ट टाइम भी किया था, इंपेंडिंग को तो डिटेल में किया था, रिलेटिव मोशन का भी एक छोटा सा एग्जांपल किया था, जिसका जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो यही है कि ये आपने सामने ये 16 व्हीलर्स देखे होंगे, सामने हाईवे से जाते हैं, तो ये 16 व्हीलर्स पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब लेट अस अज्यूम ये जो ट्रक है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है,
जब 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है और सडनली स्टॉप्स, तो मिस्टर हुसैन जो हमारा ब्लॉक है वो किस साइड जाएगा? पीछे नहीं, सॉरी सर, आगे 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 आगे, सॉरी। आगे कहाँ जाएगा? सर आगे। हुसैन, इसको समझने का अब तो हमारे पास बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है। वो सोफिस्टिकेटेड तरीका है ये है, सडनली स्टॉप्स मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, मतलब जो हाँ एक्सेलरेशन सर, है वो पीछे की तरफ लगेगी, हाँ, बॉडी की और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगी, सूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगी, सूडो फोर्स, हाँ सर समझा। सूडो फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगेगी। तो आपका जो ब्लॉक है, अगर आपने उसको ठीक तरह रिवर्ट पे और फ्रिक्शन पे बांध के नहीं रखा, तो ये जो ब्लॉक है ये जाके वो ड्राइवर की जान ले लेगा। हुसैन जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग जी, बात समझ आ रही? यस सर। इसीलिए कभी अगर आपने देखा हो, वैसे तो फिर से वही बात आ जाती है कि मोबाइल पे बिजी हो गए आप, बट कभी भी आपने ये 16 व्हीलर्स पे देखा हो तो स्टील के बड़े बड़े रोल्स जा रहे होते हैं। चिराग जी, कभी देखा? यस सर। और अगर और भी ध्यान से देखेंगे तो उनको ऐसे मतलब पूरा बांध के रखा होता है, क्योंकि Yes, sir. अगर ड्राइवर हाईवे पे जा रहा है, इसने ब्रेक मारी तो ये रोल आगे की तरफ जाएगा, जान निकाल लेगा ड्राइवर की। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। इस केस में समझने की बात यह है कि देयर इज अ relative motion between roll and the truck. हुसैन जी, डाउट? नहीं सर, समझा। ओके सर, अब देखिए ये न्यूमेरिकल देखिए। जो न्यूमेरिकल है वो हमारे मिस्टर अरोड़ा की बुक से लिए, मिस्टर एस.एल. अरोड़ा की किताब से न्यूमेरिकल्स के लिए मैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया? किसी को डाउट है? नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं है। अबाजी, आपने किया नहीं किया? हुसैन जी, सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ सर, नहीं समझा सेकंड क्वेश्चन। ये आपका 20 kg का ब्लॉक है और ये 20 kg का ब्लॉक इस ऐसे वेज पे आपने रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे आपने रखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और 169 माइनस 25 अंडर रूट करके ये हमारा 12 मीटर आएगा। हुसैन जी, कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। तो अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमारा ये क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ बोलिए। तो मुझे ये म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पार्ट नहीं समझ आया। जी सर, पूरा समझा रहा हूँ। ओके, यस। क्वेश्चन देखिए, जस्ट स्लाइड्स डाउन। तो बेसिकली आपका जो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, ये बात हो रही होगी किसकी? म्यू एस की बात हो रही होगी। यहां तक कोई डाउट है यार? यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो अब इक्वेशंस मेरे पास क्या क्या बनती है? ये जब नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग रही है ऊपर की तरफ। जो वेट है मेरा mg वो लग रहा है नीचे। ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा mg cos थीटा कंपोनेंट है, ये मेरा mg sin थीटा कंपोनेंट है, और ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है। मिस्टर रेवान, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, उसके बाद तो बेसिक आपको, अच्छा जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसे है। अब तो आपको सिर्फ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको बैलेंस करना है। तो ये जो इक्वेशन है, ये वर्टिकल एक्सिस से जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है कि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है।
फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है कि जस्ट बिकॉज वो नीचे स्लाइड करना शुरू हुआ है, तो ये जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इक्वल होगी mg sin थीटा की। वो इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 3। और ये जो पहली इक्वेशन है Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये तो मेरी डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया सर, लेकिन अगर नहीं सर समझ। उदयन जी पूछिए। सर समझ आ रहा है अभी तक तो। ये दादा, ये जो Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन है, ये तो मेरी फ्रिक्शन स्टैटिक हाँ सर। फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन थी, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, ये तो वही डेफिनेशन, तो ये तो बाय डेफिनेशन मैं लेके आया हूं। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो बाय डेफिनेशन आई, ये तो डेफिनेशन है। सर एक डाउट है बोलिए 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 बोलिए। सर, अगर बॉडी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड स्लाइडिंग हाँ तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना चाहिए ना? सर, मैं आपको तभी बोल रहा हूँ, ये देखिए, वो ध्यान से देखिए वो क्या बोल रहा है, जस्ट स्लाइड्स डाउन, ओके जस्ट स्लाइड्स डाउन। और वैसे देखिए, वैसे इतना कोई तामझाम है नहीं, इतनी इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये देखिए, मेरा जो एफ एस मैक्स है वो म्यू एस एन है, जो मेरा एफ के है वो म्यू के एन है। यस सर। अगर आपको डाउट है, मैं यहाँ एफ एस नहीं लिखता, मैं यहाँ सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लिख दूं, अब चलेगा? यस सर, ओके हाँ सर, चलेगा? यस सर, अब शांति, यस सर समझ। क्योंकि वो क्वेश्चन ही इतना लूजली कंस्ट्रक्टेड है यार, तो मैं सिर्फ फ्रिक्शन लिख देता हूँ, मैं क्यों उछल उछल के उसको स्टैटिक काइनेटिक ये सब करता रहूं। हो सकता है जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। हुसैन जी लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर समझ आ रहा है। मैं क्यों उछल उछल के बोलूं कि स्टैटिक है काइनेटिक है, मैं उसको कुछ बोलता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोल देता हूँ और सिर्फ न्यू लिख देता हूँ वो, क्योंकि मेरे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज प्रीटी कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, और मुझे एनीवेज जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में मेरे से जो बात कर रहा है वो सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, वो खुद ही जब स्टैटिक हाँ, काइनेटिक नहीं कर रहा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब वो जस्ट स्लाइड्स डाउन लिख रहा है, तो बेसिकली ये जो होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। रेवान जी समझ आ रहा है? नींद आ रही है मिस्टर रेवान? समझ आ रहा है सर। तो यार ये तो बाय डेफिनेशन है, और ये जो है n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो मेरा y एक्सिस मतलब मेरा वर्टिकल फोर्स बैलेंस है, और f इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस है। वही समझ आ रहा है ना? ये वर्टिकल फोर्स यस बैलेंस सर। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस है। तो तीन इक्वेशन मेरे सामने है। जब तीन इक्वेशन मेरे सामने है तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये f की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा, तो उसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये यहाँ लिख दिया, और म्यू एन में n की वैल्यू मेरे पास है mg sin cos थीटा, उसको डाल दिया यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बन गई mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू, n की वैल्यू क्या है mg cos थीटा डाल दिया, दोनों तरफ से mg चला गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा। नहीं समझ में आया? भैया समझ गया। भैया डाउट है तो पूछो। नहीं सर। समझ आ रहा है सर। अच्छा, जब tan थीटा आ गया, अब tan थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी? यहीं से निकलेगी। कैसे निकलेगी प्यारे पैथागोरस? ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। tan थीटा क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12। तो आपकी जो म्यू की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आ जाएगी। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। और अगर आपने वही 11th में अगर आपने प्रैक्टिकल्स की तरह की हो, तो आपने प्रैक्टिकल्स में आपको वो कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज। चिराग जी कुछ ऐसा सुना था आपने? नहीं सर याद नहीं। आबाद जी आपने सुना? नहीं सर। अरे वो एक्सपेरिमेंट नहीं आपको करा के देते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि
ये जो प्लेन है इसको ऊपर की तरफ मूव कीजिए और एंगल नोट कीजिए जिसपे जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है। याद आया नहीं आया? यस सर, हमको एंगल के साथ नहीं करा है, लेकिन ऐसा कुछ करा है। हाँ, तो इसको इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यस जिस एंगल पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है। कोई डाउट? नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन किसने किया? हाँ सर, इजी है। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में? तो फोर्थ नहीं हुआ। किसी से हुआ क्वेश्चन नंबर 4? सर मैंने ये ट्राई किया था। ओके, देखिए इसको भी देखते हैं। इसको भी देखते हैं। मिस्टर रेवल, कुछ समझ आया? देखिए सर, ऑटोमोबाइल इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v। तो आपका जो ऑटोमोबाइल है हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे स्पीड v से चल रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू, तो अपोजिंग फोर्स जो है वो है F, और हमारा F का जो फॉर्मूला है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो है हमारे म्यू n। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रोड पे है तो जो mg है वो नीचे की तरफ होगा और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg। हुसैन जी, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, ये समझा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आप पे लग रही है वो कितनी लग रही है? म्यू mg। चिरागी, कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दादा, ये आपको कॉन्स्टेंटली अपोज कर रही है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू, ये जो फोर्स है ये आप पे हमेशा लगी हुई है जो कि आपको अपोज कर रही है। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड। तो कांस्टेंट स्पीड लग रही है कितनी? जो कांस्टेंट स्पीड है वो है v, और जो स्टॉप्ड है मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो है 0। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड इज v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू g। आप ऐसे इसको इमेजिन कर लीजिए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, इजी रहेगा कि आपका ये जो व्हीकल है ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा था, आपने इंजन को स्विच ऑफ कर दिया। हुसैन जी, समझ आया? हाँ सर। जब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ये तो इसको अपोज करती रहेगी, जिसका कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? म्यू mg। तो ये म्यू mg से इसको इसकी मोशन को अपोज करती रहेगी। जल्दी समझ आ रहा है? अपने आप से बात कर रहा हूँ। सर समझ आ रहा है। तो आपने क्योंकि इंजन को स्विच ऑफ कर दिया है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही है, तो ये गाड़ी रुकने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि व्हीकल फाइनली स्टॉप कर जाएगा। आप ये अज्यूम करते हो कि जो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस बॉडी, जबकि इंजन आपने स्विच ऑफ कर दिया, वो जो डिस्टेंस है वो है s। और समझने वाली बात ये है जो हम पहले भी, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी समझाई थी कि ये देखिए, ये आपकी कॉन्स्टेंटली रिटार्डिंग फोर्स है जो कि किसके इक्वल है? माइनस एफ के अपॉन है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और इस केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड है तो एफ के जो है वो म्यू एन है, और जो एन है वो एम जी है। तो इसको अगर मैं एम से डिवाइड करूंगा तो मेरी जो रिटार्डेशन फोर्स है वो है म्यू जी। वो जो म्यू जी है वो यहां पर आप डालेंगे माइनस एफ अपॉन एम में। ये देखिए यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं कि म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम, एफ की वैल्यू डाल दी, एम तो एम ही है, एम और एम कैंसिल हो जाता है, तो आपकी जो कांस्टेंट रिटार्डेशन है वो आ जाती है माइनस म्यू एम जी। जी समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ सर, समझ आ रहा है।
उसके बाद आप क्या करते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यस सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है माइनस न्यू एम जी, एस आपका अननोन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, आपको निकालना है किसकी वैल्यू है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। चिराग जी समझ में आया नहीं है यार? तो समझ आ। अपाजी समझ आया नहीं है? समझा। मिस्टर रेन समझा सर। मिस्टर रेन, ये ऐसे न्यूमेरिकल करोगे तो फिजिक्स आएगी, नहीं तो सिर्फ टाइम पास चलेगा, तो समझ नहीं आएगी। सर मेरा 5:30 को क्लास था। ठीक है सर, समझा कोई सर। ओके। चिराग जी देखिए जरा, a block of mass 2 kg rests on a plane inclined at an angle 30 degree with the horizontal। यार देखिए, अब उसमें एक जो क्रिटिकल वर्ड जो लिखा है चीख चीख के, वो लिखा हुआ है कि इट इज एट रेस्ट। उसमें आपको ये नहीं बोल रहा कि इट जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ सर। यार देखिए, और तभी वो कंफ्यूजन हो रही थी। कंफ्यूजन ये हो रही थी यार, दो तरह की चीजें हो सकती हैं, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे ये केस में केस ये है कि ये 30 डिग्री पे है और ये रेस्ट पे है। हो सकता है कि एक्चुअल में जो उसकी मूवमेंट हो वो हो सकता है 37 डिग्री पे जाके हो। अब आज मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। सिराजी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। देखिए सर, अगर 37 डिग्री पे, अगर 37 डिग्री पे जो आपका ब्लॉक है वो हिलना शुरू करता है, तब तो आप बोल देते हैं कि म्यू की जो वैल्यू है वो, हमने जो एंगल ऑफ रिपोज किया था उसमें आप बोल देंगे कि म्यू इज इक्वल टू tan 37 डिग्री, और उस हिसाब से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यार यस सर। मेरी मेरी बात समझ आ रही है मैं कह रहा हूँ? यस सर। फॉर यस सर। एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में देखिए, ध्यान से देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7। तो बेसिकली ये 0.7 से आप एक्चुअल में वो एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो समझ आ। समझा एक्चुअल सर। एक्चुअल में ये जो ब्लॉक मूव करेगा वो कितने पे करेगा? tan इनवर्स 0.7 पे। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। वो आता है, अगर आप कैलसी से यूज करेंगे वो आता है 35 डिग्री। हरियाणा जी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। सर ये जो केस है ना, उसमें एक्चुअल में जो आपका जो ब्लॉक है वो मूव करेगा 35 डिग्री पे, पर 30 डिग्री पे तो रेस्ट पे ही है यार, उसमें उसका कोई लिमिट वाला केस नहीं आ रहा। सर कोई कंफ्यूजन है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर नहीं रहा हूँ? सर। नहीं नहीं सर। सर। तो इस केस में इट इज नॉट अ लिमिटिंग केस, ये लिमिटिंग केस नहीं है, तो वो कंफ्यूजन मत रखिए। और तभी इतना टाइम लग गया, क्योंकि ये जो केस है वो वाला केस है जिसमें कि 30 डिग्री पे, या दिस केस कुड वेरी वेल हैव बीन कि 15 डिग्री पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। म्यू से ये जो 0.7 की वैल्यू है, इससे आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जिसपे कि ये एंगल पे जो ब्लॉक है वो मूव करना शुरू करेगा। बट 15 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, या जो दिया हुआ है 30 डिग्री पे, उस पे तो यार ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से बैठा हुआ है। हरियाणा जी डाउट आ रहा है? नहीं सर। दिस इज अ सिंपल केस जिसमें ये 2 kg है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन पे पड़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दी हुई है, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो अगर आप अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे, ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे, आप कहीं यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं? बाजी डाउट है? ये वाला यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका वो कितना था, 35 डिग्री वाला केस आता है। सर बात समझ में आई? हाँ यस सर। सर। तो यार ये तो सिंपल केस है, ये तो सिंपल केस है जिसमें आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, एम जी
नीचे वेट लग रहा है। mg के दो हिस्से आप कर सकते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। आपका जो नॉर्मल है वो तो mg cos थीटा के इक्वल होगा ही, उसको उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मल की हाँ वैल्यू सर। आप निकाल सकते हैं। 2 इंटू 9.8 इंटू कॉस 30, ये तो आप नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। और हमारी यस सर। बाई डेफिनेशन एफ की जो वैल्यू है वो म्यू एन होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी कोई तकलीफ नहीं है। और म्यू एन की जो वैल्यू है उसमें एम की, ये म्यू की वैल्यू आप डालते हैं 0.7 जो कि गिवन है। एन की वैल्यू यहाँ से निकाली 2 इंटू 9.8 इंटू कॉस 30। जब ये सारा डाला तो आपका आंसर आ गया 0.881 न्यूटन आपका हुई। चिराग जी समझ में आया? यस सर। सर मेरा दूसरा क्लास है, मैं जा सकता हूँ बाकी की रिकॉर्डिंग में। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चिराग जी बात समझ में आ रही है? यस सर। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बात मत ले आइए, नहीं तो यू विल बी लॉस्ट। सर कोई डाउट है? नहीं सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, यस तो बट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, बाकी आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। चिराग जी ये अटेम्प्ट कीजिए जरा। मिस्टर यस। मिस्टर रेवान आप भी कीजिए। देखिए चिराग जी, a block of mass 10 kg is sliding on a surface inclined at an angle 30 degree with the horizontal. If the coefficient of friction between the block and the surface is 0.5, find the acceleration produced in the block. अब frankly यार देखिए फिर से, अब ये जो आपका ब्लॉक है ये स्लाइडिंग है। अब फिर से बात ये तो नहीं है कि इट हैज जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग। चिराग जी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, तो फिर एफ के लेना। तो यार मुझे हाँ, ओके। देखिए, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्लाइडिंग है 30 डिग्री एंगल पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है। अब जैसे हमने पहले किया था, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ना यार मुझे एंगल ऑफ रिपोज आ जाता है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये हुआ कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो एंगल है ना चिराग, ये एंगल पे इसने जस्ट स्लाइडिंग शुरू किया होगा। तो अगर मैं वो निकालता हूँ कि 0.5 पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 डाल के अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ, चिराग जी जरा बताइए थीटा कितना आता है? तो 26.5। tan इनवर्स 0.5 जो है वो कितना आता है? 26.6। तो थीटा जो आता है वो आता है 26.565 डिग्री। तो Yes. बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं 26.565 पे तो इसने जस्ट स्लाइडिंग शुरू की होगी, Yes. बट ये तो पहुंच चुका है 30 डिग्री पे। तो Yes, ये तो बिंदास मतलब भाग रहा है। ये इस पे तो इसकी जस्ट स्लाइडिंग वाली, यहाँ लिमिटिंग केस था, यहाँ पर तो ये बिंदास अपनी एक्सेलरेशन से भाग रहा होगा। रेवान जी लॉजिक समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी सर समझ आ रहा है। अगर लॉजिक समझ आ रहा है तो ये जो केस है यार, इसमें ये देखिए जो ये 26.56 डिग्री है ना, यहाँ से तो कार्यक्रम शुरू हुआ होगा। अब तो अगर ये 30 डिग्री तक पहुंच चुका है तो ये बिंदास एक्सेलरेटेड मोशन से, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन से नीचे भाग रहा है। तो इसका अगर फोर्स एनालिसिस किया जाए तो वेट तो नीचे लगेगा, वो तो हमेशा लगेगा। mg के हम दो हिस्से करते हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने ही वाला है। जो आपका ब्लॉक है वो नीचे की तरफ भाग रहा है। जब नीचे की तरफ भाग रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो लगेगी ऊपर, वो लग रही है ऊपर। एफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है वो है म्यू इंटू एन, और एन तो mg cos थीटा ही है। तो म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5, वो आपने डाल दिया, और वो आपने डाल दिया एन की जो वैल्यू है वो वर्टिकल फोर्स बैलेंस है mg cos थीटा mg cos 30 के बराबर आ गई। तो एफ की वैल्यू जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है, जो कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है, वो लग रही है 0.5 इंटू mg cos 30। चिराग जी यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. अब देखिए सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसकी अगर आप स्थिति समझते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। Yes, sir. तो जो मास है, इसका जो मास है, जो वेट है, उसका ये वाला है कंपोनेंट जो कि इसको नीचे की तरफ भगा रहा है, जो कि mg sin 30 है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Sir, समझ आ रही। तो जो नेट फोर्स इस पे लग रही है वो लग रही है mg sin 30 माइनस एफ। रेवान जी समझ में आया या नहीं आया? समझा सर।
ये जो नेट फोर्स इस पे लग रही है उसको कई बार बुक्स में ऐसा सिग्मा एफ करके शो किया होता है। तो जो नेट फोर्स लग रही है वो लग रही है mg sin थीटा माइनस एफ, और ये जो फोर्स है वो इसको ये एक्सेलरेशन दे रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। सिराज जी सर कोई समझ आया। डाउट है? नहीं सर। पक्का? यस सर। तो ये mg sin थीटा mg sin 30 माइनस एफ इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, ये वाली। अब वैल्यूज डाल दीजिए, mg sin 30 तो mg sin 30 है, f की वैल्यू यहाँ से डालिए, ये वाली। यस सर। वो क्या आता है ये, और m में आता है मास, तो अपना कैंसिल हो जाएगा, मास की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो मास अगर कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू सिर्फ आ रही है 9.8 sin 30 माइनस 0.5, ये वो ताम जाम करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी 0.566 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेवान जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर समझा। रेवान जी फिर कह रहा हूँ, फ्रॉम अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये क्वेश्चन मैं फिर से नहीं कर रहा, आपको फिर से करने पड़ेंगे, आपको अपने आप करने पड़ेंगे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी कर लेते हैं। रेवान जी चलेगा? जी सर। तो क्वेश्चन करेंगे सर ये वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चिराग जी देखिए, ये मेरा अरेंजमेंट है। तो ये जो मेरा ब्लॉक ए है इसका मास 14 केजी है, जो ब्लॉक बी है इसका मास भी 14 केजी। अब यस एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ये वाला ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। यस सर। जैसे चिराग कोई डाउट? नहीं सर। इसकी एक्सेलरेशन अगर यार ये अगर नीचे आ रहा है तो ये जो ब्लॉक है ये भी ऊपर जा रहा होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर कोई डाउट है? नहीं सर। सर कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा यस सर। तो एक्सेलरेशन है वो 0 होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, यूजुअली इसमें लिखा होगा कि मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग है इस पे इसका कोई मास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो ये स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है। तो बेसिकली स्ट्रिंग का मास आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जो मासेस है जो इस सिस्टम में, जो बेसिकली जो मासेस आपको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ ये ब्लॉक ए जिसका 14 केजी है और ये ब्लॉक बी जिसका 14 केजी है। सर यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब यार ऐसा है कि जो आपकी जो स्ट्रिंग है वो टाइट है, उसमें कुछ लूज नहीं है, और क्योंकि वो टाइट है तो यहाँ पर एक टेंशन होगी और वही जो टेंशन है वो यहाँ पर होगी। सो दिस टेंशन एंड दिस टेंशन वुड बी द सेम। वैसे चला डाउट है? नहीं सर समझ आया। ओके, तो पहले आप बी का देखिए, पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है यार वो सिंपल है, उसमें सिर्फ क्या है, उसमें नीचे की तरफ ये जो ब्लॉक है इसमें नीचे की तरफ एक वेट लग रहा है जो कि mg होगा, यस सर। और ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही है जो कि t है। यस सर। ये जो ब्लॉक है वो नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। तो इस केस में जो टेंशन है इन द मासलेस स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू द mg। सर कोई डाउट है? नहीं सर समझ आया। तो आपका जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू mg। अब एनालिसिस कीजिए ए का। ए का जब आप एनालिसिस करते हैं तो ए में तो स्टैंडर्ड जो हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें भी सारी यही फोर्सेस लगी हैं। एक मेरा लगेगा mg जिसको मैं डिवाइड कर दूंगा mg cos 30 पे और mg sin 30 पे। दूसरा लगेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बैलेंस करेगा mg cos 30 को। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। सोच रहा कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, बाय डेफिनेशन फ्रिक्शन का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू एन, और एन की जो वैल्यू है वो तो स्टैंडर्ड है यार, पहले भी हमने यही किया है, एन की जगह हम लिख देंगे mg cos 30। तो फ्रिक्शनल फोर्स का आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू mg cos 30। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अब अगर आप ये वाला, अब हम यहाँ पर आते हैं,
अगर हम ये ब्लॉक की ऊपर की तरफ की मूवमेंट, जो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो टोटल फोर्सेज जो हमारे पास लग रही हैं, टेंशन लग रही है इस साइड। अब इसको अपोज कौन कौन कर रहा है? एक तो mg sin 30 कर रहा है जो कि इस साइड है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी इस साइड है। तो जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है वो लग रही है t माइनस mg sin 30 माइनस f। मिस्टर चिराग, कोई डाउट है? नहीं सर। और ये जो सिग्मा f लगा, ये जो सारा का सारा, ये सारा का सारा जो सिग्मा f लगा है, ये सिग्मा f की वजह से कोई एक्सेलरेशन तो नहीं हो रही। यस सर। और क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही या जीरो एक्सेलरेशन हो रही है, इसलिए जो राइट साइड है दैट इज इक्वल टू जीरो। सर कोई डाउट है? नहीं सर। तो नेट फोर्स जो मास पे लग रही है दैट इज ब्रिंगिंग अ जीरो एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई वी हैव दिस इक्वेशन। राजी डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, समझ आया। ठीक है, तो अब तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन है यार। टेंशन पे आपने mg डाल दिया, mg sin 30 डाल दिया, फ्रिक्शन के बजाय आपने म्यू mg cos 30 डाल दिया, वो आपको यहाँ से आया था। जब इसके अंदर आप डालोगे तो डायरेक्ट आपका mg 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 आपने काट दिया। और इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस में लास्ट स्टेप पे जाके सॉल्व कीजिए, उससे पहले वैल्यू निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूजुअली ये मास ग्रेविटी कैंसिल हो जाता है। यस सर। कैंसिल करते हैं तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो आप गलती कर सकते हैं, मैं भी यूजुअली गलती कर देता हूँ, ये यार जब कैंसिलेशन हुआ ना तो यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 है। मेरी बात समझ आई? सर समझ आया सर। तो यहाँ 1 है, माइनस ये mg तो कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 930, और ये म्यू और cos 30, और इसको आपने किसके इक्वल कर दिया? इसको आपने कर दिया इक्वल जीरो के। म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यस सर। पूरा तामझाम करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.577। यस ये सर। आगे आपकी म्यू की वैल्यू। और ये म्यू की वैल्यू निकालने के बाद, ये म्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप फ्रिक्शनल फोर्स अगर देखना चाहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी है। म्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, मास की आपको गिवन है, जी आपको गिवन है, cos 30 आपको गिवन है, तो ये सब तामझाम डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6856 न्यूटन, जो यस कि सर। मिस्टर अरोरा के हिसाब से ये आपका आ गया आंसर। मिस्टर यौन, कोई डाउट है? यस। नहीं सर। हाँ सर। मिस्टर यौन, अगर मेरी एडवाइस मानेंगे तो ये लेक्चर फिर से देखिए, और जितनी भी इक्वेशंस आए हैं, जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, वो फिर से करने की कोशिश कीजिए। ओके सर।